हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जी के साइंस करंट अफेयर्स के इस 50 क्वेश्चन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन का सीरीज हम हर जीके जीएस के हर एक सब्जेक्ट को जोड़कर आपको एक रेशियो के रूप में क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन में ही ऐड करके हम इस तरीका से आपको देने का प्रयास करते हैं कि सभी जीके जीएस का सभी सब्जेक्ट जो है आपको कैरी हो जाए। और ये 50 क्वेश्चन का ये सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछला एग्जाम जो रेलवे का हुआ है या आपका एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या पिछला जो भी एग्जाम हुआ है और स्टेट लेवल का, तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही रहता है। तो मिला जुला के आगामी जो भी एग्जाम आपका होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। तो हम ये आपको 50 क्वेश्चन के सीरीज में रेशियो के रूप में रख के हर एक सब्जेक्ट से कैरी करके क्वेश्चन को एनसीईआरटी बेस्ड के रूप में रखने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आपको आपके रिजल्ट में कोई प्रकार का नुकसान ना हो, रिजल्ट में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और यह 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, मध्य निषेध, रेलवे और एसएससी बैंकिंग सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कहिएगा कि 50 क्वेश्चन के सीरीज में सभी कंपटीशन को कैसे कैरी किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कहने का मतलब से प्रैक्टिस निकलता है जीके जीएस का। ये आपके माइंड सेटअप कर दिया गया है कि फलना चीज का वैकेंसी निकला है, उसके लिए दौड़ पड़ो, जीके जीएस पढ़ो, उसके लिए बिहार पुलिस आया, उसके लिए जीके जीएस अलग पढ़ो, बीपीएससी आ गया एग्जाम, उसके लिए जीके जीएस अलग पढ़ो। जी नहीं, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप केवल तैयारी कीजिए। वही जीके जीएस बिहार पुलिस में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर बिहार पुलिस में भी वही होगा। अगर वही क्वेश्चन बीपीएससी में आपका पूछा है तो आंसर आपका वही होगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज आंसर नहीं हो रहा है तो ऐसे स्थिति में आप क्यों दौड़ पड़ते हैं इस लिहाज से कि बिहार पुलिस का आ गया, अब इसके लिए अलग से प्रैक्टिस करो, बिहार दरोगा वाला काम नहीं करेगा बिहार पुलिस में। ये कौन सा कंसेप्ट है? ये माइंड सेट कर दिया गया है आपको, और उस तरीका से आप, क्योंकि आप बेहतर तैयारी नहीं करते हैं इसलिए आपके मन में भी वो सेट हो गया है। अगर आप बेहतर तैयारी किए होते और करते तो निश्चित तौर पर ऐसा माइंड सेट नहीं होता कि बिहार दरोगा का है तो सेट नहीं बनाएंगे क्योंकि बिहार पुलिस में फायदा नहीं करेगा, और बीपीएससी का कोई सेट है तो उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि वो आपको बिहार दरोगा में फायदा नहीं करेगा, बीएसएससी में फायदा वो करवे नहीं करेगा। जी नहीं, सब जगह फायदा करेगा। जीके जीएस का आप कंसेप्ट बनाइए, जीके जीएस को पढ़िए और कंसेप्टुअल जीके जीएस पढ़ने का प्रयास कीजिए और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। और इसी लेवल में हम आपको क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का सीरीज देते हैं। अभी तक 105 क्वेश्चन का सीरीज हम आपको दे चुके हैं, जो आपको एक अच्छा खासा जीके जीएस का कलेक्शन देखने को मिलता है। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो टेलीग्राम चैनल में ही प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का हम पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन के और सॉल्यूशन के दोनों प्रकार का पीडीएफ वहां अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप वहां भी पीडीएफ को अवेलेबल करवाकर रिवीजन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा आप माइंड सेट कर सकते हैं जीके जीएस को लेके। जीके जीएस का एक अच्छा खासा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। तो जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा विदाउट सॉल्यूशन के और सॉल्यूशन के दोनों प्रकार का। और समय समय पर हम एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी वहां कलेक्शन के रूप में डालने का पूरा कोशिश करते हैं और डाले भी है, तो आप उसको भी वहां से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही वो जरिया है जो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और हो सके तो आपको ऐसा लगता है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होता है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चन का कलेक्शन आपको तैयार करते हैं और उससे रिलेटेड आंसर को डालने का प्रयास करते हैं और उतना ही आंसर डालने का प्रयास करते हैं जितना सटीक क्वेश्चन के लिए आपको जरूरी होता है। तो चलते हैं, आज का 105 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आपको कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अब कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष क्या है, जरा इसको समझ लीजिएगा। तो यह एक संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष है, यानी संयुक्त राष्ट्र का एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। और यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रही है तथा संबद्ध परियोजनाओं के लिए कम ब्याज के साथ अनुदान और ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। इसे ही IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें IFAD की स्थापना की तो 13 जून 1976 ईस्वी में IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जो है वो इटली के रोम में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे सही प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या करता है? अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स,
बेरोजगारी, बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है। बेरोजगारी किसको कहते हैं? कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी अर्थव्यवस्था में जब रोजगार करना चाहता है लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसे रोजगार प्रदान नहीं किया जाता या रोजगार उसको नहीं मिल पाता है, तो इस स्थिति को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। और वैसे व्यक्ति जिसको रोजगार नहीं मिला उसको बेरोजगार व्यक्ति कहा जाता है, बेरोजगार कहा जाता है। अब इसमें भी अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकारों के आधार पर अर्थव्यवस्था का अलग अलग प्रकार अलग अलग देशों में देखने को मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। तो बेरोजगारी भी अलग अलग प्रकार का होता है। जितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं उतने प्रकार की बेरोजगारियां। क्लियर? तो बेरोजगारी, इसमें से प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको पूछा है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को पहले समझेंगे, उसके बाद बारी बारी से सभी प्रकार की बेरोजगारी को समझेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जरा प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी होती है जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे यदि किसी फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं और यदि इसमें से 3 लोग को बाहर निकाल दिया जाए तो भी 100 जूतों के निर्माण में कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो 3 लोग निकाले गए वो छुपे रूप से बेरोजगार है, उसको लगना चाहिए किसी और काम में ताकि बेरोजगारी की समस्या दूर हो, लेकिन ये लगे हुए हैं उसी काम में जो काम 7 आदमी भी कर सकता है। तो इसे ही छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। देखने में तो नहीं लगता है कि बेरोजगार है, लेकिन रियल में बेरोजगारी है क्योंकि उसकी उत्पादकता शून्य होती है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत की कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार कृषि में संलग्न लगभग 25% श्रम शक्ति इस प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप प्रसार समझ गए, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या कैसे कीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है आपका, वो है ऐसी स्थिति जिसमें किसी कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। बाकी बेरोजगारी की चर्चा कर लेते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी या खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। पहले मौसमी बेरोजगारी के बारे में समझते हैं, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब तो आप समझ गए होंगे, मौसमी बेरोजगारी मतलब किसी खास मौसम में इसको रोजगार तो मिल गया, लेकिन जैसे ही वह मौसम समाप्त हुआ तो वह व्यक्ति जो उस क्षेत्र से संबंधित श्रमिक थे वह बेरोजगार हो गए, उसे मौसमी बेरोजगारी कहा गया। अब इसी को समझिएगा, इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है, वो सीजन जब समाप्त होता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे? इस प्रकार की बेरोजगारी बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव लाने के लिए पैदा होते हैं। जैसे भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया। एक एग्जांपल, भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? क्योंकि इसका डिमांड खत्म हो गया। अब क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आर्थिक संरचना में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण से लोग विकास करने लग गए। अब लोग स्कूटर को छोड़कर कारों में बैठने लग गए, जिसके कारण से स्कूटर का डिमांड कम हो गया और कार का डिमांड बढ़ गया। फलतः क्या हुआ कि जो स्कूटर मिस्त्री था, अब जो जबकि स्कूटर कंपनियां स्कूटर का निर्माण नहीं करने लगी, तो स्कूटर मिस्त्री जो था वो तो कार का मिस्त्री नहीं बन सकता है। तो ऐसे स्थिति में स्कूटर मिस्त्री तो बेरोजगार हो गए, लेकिन कार मिस्त्री का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो इस प्रकार उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है। और यह बेरोजगारी आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा हुई है, क्योंकि जैसे आर्थिक संरचना में बदलाव होगा, लोग विकास करेंगे, वैसे ही यह बेरोजगारी भी उत्पन्न होती है। क्लियर है? अगला, चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ जाता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम हो जाता है और कम लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यह चक्रीय बेरोजगारी जो है ज्यादातर विकसित देशों में देखने को मिलता है, जहां पर अर्थव्यवस्था जो होता है काफी हाई होता है।
तो जैसे ही अर्थव्यवस्था हाई होता है तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो लोग को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था जैसे ही नीचे गिरती है तो उत्पादन कम जाता है, लोगों की जरूरत कम हो जाती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसे ही चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। यह निश्चित समय में चक्रीय रूप से घूमता रहता है, कभी अर्थव्यवस्था ऊपर गया, कभी अर्थव्यवस्था नीचे गया, तो ये घूमते रहता है। ये ज्यादातर विकसित देशों में देखने को मिलता है जहां की अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान इत्यादि देश। प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगार के बीच, अब जैसे एक रोजगार को छोड़ा और दूसरा रोजगार में गया, तो दूसरा रोजगार छोड़ने और पहले रोजगार को छोड़ने और दूसरा रोजगार को पकड़ने के बीच का अवधि जो होता है उस समय तो वो बेरोजगार रहता है। इसे ही कहा जाता है प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी। जैसे कि नया टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आ गया तो इसके प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकाल दिया जाता है या फिर निकल जाता है। अब जो पुराना टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला व्यक्ति होता है, श्रमिक होता है, उसको तो नया टेक्नोलॉजी नहीं चलाने आ रहा है, तो या तो कंपनी के द्वारा उसे निकाल दिया जाएगा या खुद वह निकल जाएगा और दूसरे रोजगार की तलाश करेगा। तो जब पुराने नौकरी को छोड़ने और नए नौकरी को पाने की अवधि के बीच में वो जो बेरोजगार पैदा होता है उसे ही प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है। ऐच्छिक बेरोजगारी यानी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ऐच्छिक मतलब इच्छा से बेरोजगारी, कहने का मतलब है कि कहिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहता है, जी हाँ बेरोजगार रहता है। अब बाजार में प्रचलित मजदूरी दर है कम और वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ज्यादा मजदूरी चाहता है तब वह काम करना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में कंपनियां या फर्म जो होती है उसको कम मजदूरी पर कोई व्यक्ति जब मिल ही जा रहा है तो क्यों ज्यादा मजदूरी देगा, लेकिन फिर भी यह जिद मान के बैठे हुए रहता है कि ना हमको ज्यादा मजदूरी मिलेगा तब हम काम करेंगे। ऐसे स्थिति में तो ये बेरोजगार रहेगा ना। इसी को कहते हैं इच्छा के अनुकूल बेरोजगारी या ऐच्छिक बेरोजगारी। खुली, इसके विपरीत होता है एक बेरोजगारी, वह होता है खुली हुई बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी। ओपन और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी, जो भी मजदूरी दर हो बाजार में, उस पर भी यह काम करने को तैयार है बेचारा, लेकिन फिर भी इसको काम नहीं मिल पा रहा है, इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बेरोजगारी है और बेरोजगारी के प्रकार इसके बारे में आपको हम बता दिए, आप सभी को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इससे खूब पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में कौन सी एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है, तो वो नदी है सिंधु नदी, जो लद्दाख और जास्कर के पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। अब जरा समझिएगा, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां जो है वो स्वयं किसका हिस्सा है, तो वो है तिब्बतियन हिमालय का हिस्सा। तिब्बतियन हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है और तिब्बतियन हिमालय या ट्रांस हिमालय में 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण क्रम में पाई जाती है। के, एल, जे, पी, यही चारों पर्वत श्रेणियां पाई जाती है तिब्बतियन हिमालय या ट्रांस हिमालय में, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांजाल श्रेणियां। ये 4 पर्वत श्रेणियां जो उत्तर से दक्षिण में क्रम के रूप में है, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। क्लियर कि ट्रांस हिमालय में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रेणियों का क्रम बताइए, तो के, एल, जे, पी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर एवं पीर पांजाल। तो लद्दाख और जास्कर के बीच जो है वो उसके बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन थे, वो थे जे.एस. मिल। जे.एस. मिल के कथन के अनुसार केवल शिक्षित निर्वाचक ही अपने मताधिकार का बुद्धि पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति राज्य की समस्याओं से अनभिज्ञ होता है तथा उन समस्याओं को समझने में वह असमर्थ होता है। इसलिए अशिक्षित व्यक्तियों को, इनका मानना था कि अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार का प्रयोग नहीं मिलना चाहिए, अधिकार इनको नहीं मिलना चाहिए। इनका तो यह भी विश्वास मत था कि अधिक शिक्षित नागरिकों को बहुल मताधिकार का अधिकार होना चाहिए, यानी एक से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग शिक्षित नागरिक करेंगे। इनका ही मानना था कि शिक्षित और अशिक्षित सबको समान मताधिकार प्रजातंत्र की एक विसंगति है, एक असंगति है तथा इस असंगति को दूर करना है तो इसके लिए शिक्षितों को बहुल मताधिकार, जो शिक्षित वर्ग है उसको एक से ज्यादा मताधिकार प्रदान करने की अधिकार मिलना चाहिए, जबकि अशिक्षितों को केवल एक मत ही देने का अधिकार होना चाहिए। जे.एस. मिल का कथन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था वह था विद्याधर चंदेल। अब विद्याधर चंदेल ने गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या क्यों की, तो जब महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल जो था वो वहां से भाग गया महमूद गजनवी के डर से।
जिसके कारण चंदेल वंश के शासक विद्याधर चंदेल ने उसे मार डाला था। अब गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की बात करें तो 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। गुर्जर वंश का अंतिम शासक यशपाल था, जिसकी मृत्यु 1036 ईस्वी में हो जाने के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का इसमें उपक्रम है? HSBC, सिंडिकेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ पंजाब। ध्यान रखेंगे, सिंडिकेट बैंक जो है वो एक सार्वजनिक उपक्रम का बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होता है। अब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र का फर्म या कंपनी किसको आप कहेंगे? तो जिसका स्वामित्व, जिस कंपनी का स्वामित्व, जिस फर्म का स्वामित्व, जिस उपक्रम का स्वामित्व और प्रबंधन भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण को बढ़ावा देने की दृष्टि से तथा लोक हित में किया जाता हो, वैसे संस्था को, वैसे उपक्रम को, वैसे कंपनी या फर्म को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहा जाता है। सिंडिकेट बैंक भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है दिए गए ऑप्शन में। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में उडुपी में हुई थी। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो सिंडिकेट बैंक का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो वर्तमान समय में यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मुख्यालय अगर सिंडिकेट बैंक की बात करें तो मणिपाल कर्नाटक में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय विपिन नानावती हैं, जबकि वर्तमान प्रबंधक निदेशक मृत्युंजय महापात्र हैं। बात करें कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और यह एशिया का भी सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि विश्व में यह तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में है बैकाल, टिटिकाका, चाड और निकारागुआ। सही आंसर है बैकाल झील का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। बैकाल झील की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 31,492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो रूस में स्थित है। और ध्यान रखेंगे बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील भी है। चाड झील की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल 15,540 वर्ग किलोमीटर है, जो नाइजीरिया, नाइजर तथा चाड में स्थित है। टिटिकाका झील की बात करेंगे तो यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9,065 वर्ग किलोमीटर है और यह दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा झील है। निकारागुआ या इसी को कोकी, बोलका तथा ग्रेनेडा झील के नाम से भी इसी को जाना जाता है। निकारागुआ में मीठे जल का एक झील है। निकारागुआ जो है वो एक मीठे जल का झील है और यह 8,264 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो बैकाल झील सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1949 ईस्वी में 1 जनवरी 1949 ईस्वी को सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 ईस्वी के तहत 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 1934 ईस्वी के आरबीआई अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास या गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती? ऑप्शन 4 आपके पास विकृति, कोणीय वेग, संवेग और कोणीय वेग होता है। तो विकृति जो होता है वो एक बीमा विहीन होता है। विकृति का अंग्रेजी होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब समझे क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो वह वस्तु का आकार जो होता है और आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाता है। आकार हो या आकृति हो, दोनों में परिवर्तन हो जाता है एवं वस्तु विकृति अवस्था में आ जाती है, परिवर्तन अवस्था में आ जाती है और पूर्व अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसी को वस्तु का विकृति अवस्था कहा जाता है। अब विकृति यानी स्ट्रेन बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। अब लंबाई में परिवर्तन को हम मीटर में व्यक्त करेंगे और मूल लंबाई को भी मीटर में व्यक्त करेंगे। मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहां पर देखेंगे बीमा लिखेंगे अगर विकृति का तो यहाँ मास नहीं है तो m0, लेंथ नहीं है तो l0, t भी यहाँ नहीं है तो t0 हो जाएगा। यानी यह एक बीमा विहीन राशि, सब कुछ 0 हो गया। कोणीय वेग की बात करेंगे यानी एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो द्वितीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। कोणीय वेग को ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोणीय वेग बराबर चाप बटा त्रिज्या बटा समय होता है। चाप को मापते हैं मीटर में
त्रिज्या को मापते हैं मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो मीटर और मीटर तो कट कर एक आ गया, तो 1/सेकंड हो गया, अर्थात यहाँ पर मास 0, लेंथ 0, लेकिन t यहाँ पर मौजूद है। नीचे में इसको ऊपर ले जाएंगे तो -t ऊपर हो जाएगा, यानी mLt-1 होता है कोणीय वेग की बीमा, यानी कि इसमें बीमा पाई जाती है। संवेग यानी मोमेंटम की बात करें तो वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। मतलब है संवेग को लिखने के लिए और इसकी बीमा को लिखने के लिए हम किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड कहेंगे। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम और वेग का मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। डायमेंशन इसका लिखेंगे तो mLt-1 होता है। क्लियर। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग की अगर बात करें तो घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष के परितः कण के रेखीय संवेगों के घूर्णनों के योग को कण का कोणीय संवेग कहा जाता है। अर्थात कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व का आघूर्ण बटे कोणीय वेग, और इसका डायमेंशन लिखेंगे तो mL2T-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेग कोड ऑफ कंडक्ट किससे संबंधित है? तो हेग कोड ऑफ कंडक्ट एक प्रकार का ट्रीटी था, एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार की रोकथाम के लिए एक व्यवस्था स्थापित किया गया है, और यह व्यवस्था 25 नवंबर 2002 को किया गया था। इस व्यवस्था को ICBM प्रोलिफेरेशन व्यवस्था के नाम से या हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC के नाम से जाना जाता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जाता है? तो वैदिक काल में गाय जो था वो काफी पूजनीय होता था, गाय को लोग काफी पूजते थे। वैदिक काल आर्यों का काल रहा है और वैदिक काल में गाय को काफी पूजनीय माना जाता था, और इसे मारने वाले को या नुकसान पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड या देश निकाले की व्यवस्था किया गया था। अघन्या का शाब्दिक अर्थ होता है न मारे जाने योग्य वस्तु, मतलब गाय को एक वस्तु भी माना गया है। क्यों? क्योंकि जिसके पास गायें ज्यादा होती थी उसको उतना ही धनी माना जाता था। अघन्या मतलब नहीं मारे जाने योग्य वस्तु, तो गाय को नहीं मारे जाने योग्य वस्तु की श्रेणी में रखा गया था। ऋग्वेद में बात करें तो गाय की चर्चा 176 बार किया गया है। वैदिक काल की भी यहां तक चर्चा करें तो वैदिक काल आर्यों के द्वारा वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। एक था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और दूसरा था ऋग वैदिक काल। पहले ऋग वैदिक काल आया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जिसकी कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एल्यूमिनियम का उत्पादन जो होता है वो कोरबा मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है। सीमेंट का उत्पादन डालमिया नगर बिहार के रोहतास जिला में। इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन के लिए बेंगलोर है कर्नाटक में, और पेट्रो रसायन के लिए बोंगाई गांव जो असम में पड़ता है वहां स्थित है। क्लियर। तो आंसर मिलता है 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर संविधान किसको कहेंगे? तो कठोर संविधान, अब संविधान 2 प्रकार का, एक लचीला भी है और दूसरा कठोर भी। अब कठोर किसको कहेंगे? जिस संविधान में अगर विधि निर्माण के लिए कोई चीज को ऐड करना है, कोई नया कानून ऐड करना है संविधान में, या पुराने कानून को हटाना है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाया जाता है। और वह संशोधन की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया न होके जटिल प्रक्रिया के द्वारा जब अपनाया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है, तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है, जिसकी व्याख्या अमेरिका के संविधान में किया गया है। यानी अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान की व्याख्या करता है। तो समझेंगे विधि निर्माण, ऑप्शन नंबर डी में विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधन नहीं हो सकता है कठोर संविधान में। क्लियर। लेकिन वही अगर लचीला संविधान की बात करेंगे तो इसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा संशोधन कर दिया जाता है। क्लियर। भारतीय संविधान की बात करें तो कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर किस आधार पर, लचीला किस आधार पर, इस बात की भी चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 विधि से अपनाई जाती है। साधारण विधि के द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। इन तीनों विधियों में लचीला और कठोरता दोनों का समावेश किया गया है। पहला जो संवैधानिक संशोधन विधि है भारत का, संविधान विधि साधारण विधि के द्वारा, तो साधारण विधि को लचीला हो गया। दूसरा विशेष बहुमत को द्वारा संशोधन, ये भी लचीले प्रकार के संविधान व्यवस्था को दर्शाता है। जबकि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति में जो संशोधन किया जाता है वह एक संविधान की कठोरता होने का प्रमाण पेश करता है।
संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान संविधान में भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? कुल ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए। क्यों ऋणात्मक होनी चाहिए, जरा इसको समझिएगा। तो वृत्ताकार कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक तथा परिमाण में धनात्मक गतिज ऊर्जा का दोगुना होता है। जब किसी उपग्रह का कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही हर बिंदु पर भिन्न होता है। ऊर्जा वृत्तीय कक्षा के प्रकरण की भांति ही उपग्रह की कुल ऊर्जा नियत रहती है तथा यह ऋणात्मक होती है। और यदि कुल ऊर्जा धनात्मक या शून्य हो तो पिंड अनंत की ओर पलायन कर जाता है। चूंकि उपग्रह सदैव पृथ्वी से परिमित दूरी पर परिक्रमण करते हैं, अतः उनकी ऊर्जाएं धनात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती है। क्लियर? तो ये आपका सही आंसर है कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ऋणात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक होता है? तो सेबी जो होता है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक के रूप में भारत में काम करता है। सेबी की स्थापना की बात किया जाए तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई थी और भारतीय संसद के द्वारा सेबी अधिनियम 1992 ईस्वी के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब जरा समझिएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है। तो यह एक प्रकार की कंपनी होती है जो निश्चित प्रकार के ऋण भार निर्गमित करने वाली संस्थाओं की और स्वयं ऋण उपकरणों की साख योग्यता का निर्धारण करती है। कुछ प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत की है जो जरा ध्यान दीजिएगा, तो वो है DCR 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना, ICRA ICRA जिसकी स्थापना 1991 में, केयर जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में, समीरा जिसकी स्थापना 2011 ईस्वी में और क्रिशिल CRISIL क्रिशिल का मतलब क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में क्रिशिल की स्थापना की गई थी और भारत का पहला क्रेडिट सूचना ब्यूरो है जो कि उपभोक्ता और उधारकर्ता को क्रेडिट संबंधी सूचना प्रोवाइड करता है। तो इतने प्रकार के क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत सरकार की हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिहाद की घोषणा, जिहाद का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध, तो धर्म युद्ध की घोषणा जो है या इसका नारा बाबर ने खानवा के युद्ध में किया था। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। पिलके खिलके चल दिल कई घरे, पानी पिया खाया चल दिया घरे। खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था राणा सांगा के विरुद्ध, क्योंकि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और राणा सांगा की हार हो गई थी और बाबर की जीत हुई थी। इस युद्ध के जीत जाने के कारण बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों को वध करने वाला। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पानीपत का युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की जीत हुई थी। इसी के साथ दिल्ली में सल्तनत काल का अंत हुआ था और मुगल काल का प्रारंभ किया गया था बाबर के द्वारा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था, जो बाबर और मेदिनीराय के बीच हुआ था। बाबर की जीत, मेदिनीराय की हार हो गई थी। कालिंजर का युद्ध कैसे हुआ? तो जरा समझिएगा, पहली बार कालिंजर सेनाओं ने कन्नौज नरेश जयपाल की सेना के साथ 978 ईस्वी में गजनी के सुल्तान पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनी ने 1023 ईस्वी में कालिंजर किले पर आक्रमण किया था। इसे ही कालिंजर का युद्ध कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या चीज आपको दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है बिलियन में पानी की मात्रा, बिलियन में पानी की मात्रा, बिलियन में पानी की मात्रा कितना है? 320 ग्राम। क्लियर? अब वही बिलियन में नमक की मात्रा कितना है? बिलियन में नमक की मात्रा। क्लियर? तो नमक की मात्रा कितना दिया हुआ है भाई? 45 ग्राम। क्लियर? इतना ही है। आपको कह क्या रहा है? द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता। तो बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए आपको कह रहा है किसमें? द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत में।
क्लियर। तो इसका फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या चीज में, ग्राम में, विलय की मात्रा अब बटे कुल बिलियन की मात्रा, कुल बिलियन की मात्रा क्या चीज में, ग्राम में, क्लियर, ग्राम में। आप गुना प्रतिशत के रूप में है तो गुना 100, क्लियर। अब विलय की मात्रा कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। बिलियन, कुल बिलियन की मात्रा कितना है, तो 320 नमक है, सॉरी पानी है, और नमक 45 है, तो कुल बिलियन की मात्रा हो गया, क्लियर। और गुना 100 बराबर कितना कर सकते हैं, 4500 और बटा 365 बराबर 12.33% आपका आंसर आएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेना कृषि मिलती है, कहां मिलती है भाई, तो चेना कृषि जो है वो स्थानांतरित कृषि है, और यह स्थानांतरित कृषि को चेना कृषि के नाम से श्रीलंका में जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि किसे कहेंगे, जरा इसको समझ लीजिएगा पहले। तो स्थानांतरित कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिसमें जंगल को काटकर आग लगा दिया जाता है और उस पर कृषि कार्य अगले फसल की बुआई कर दी जाती है। इसे ही काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और स्थानांतरित कृषि को, स्थानांतरण मतलब क्या, उसके जगह पर दूसरा स्थानांतरित कर देना, उसके जगह पर दूसरा फसल उपजा लेना, इसी को स्थानांतरित कृषि कहेंगे। इसे काटो और जलाओ, क्योंकि इसको काट कर और पराली को जला दिया जाता है और उस पर कृषि की बुआई कर दी जाती है, नेक्स्ट कृषि की बुआई कर दी जाती है, क्लियर। इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे म्यांमार में इसे तुग्या कहा जाता है, वियतनाम में इसे रे कहा जाता है, ब्राजील में रोक्को, फिलीपींस में कजिंग कहा जाता है, थाईलैंड में तमराई, वेनेजुएला में कानुगो, मलाया तथा इंडोनेशिया में लदांग, जिम्बाब्वे में मिल्या तथा सूडान में नगासू कहा जाता है। भारत की बात करें तो भारत के केरल में इसे ओनम, एरका और कुमारी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि इसे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में बिड्डा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बैबार और पेड़ा कहा जाता है, राजस्थान में इसे राई के नाम से जाना जाता है। यही है, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप कम से कम 3-4 देशों का नाम याद रखेंगे जिसमें क्या कहा जाता है, जैसे कहेंगे स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है रे वियतनाम, रे वियतनाम, ब्राजील को रोको, रे वियतनाम ब्राजील को रोको, और म्यांमार तू गया, क्या गया, तू तो गया, कहां गया, तो श्रीलंका में चना चबाने के लिए, चना चबाने के लिए तू तो गया। तो 4 देश तो याद रह गया। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है, ब्राजील में रोक्को कहा जाता है, म्यांमार में तुग्या कहा जाता है और श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 में, 26 और 29 में किया गया। 26 में धार्मिक अल्पसंख्यकों की चर्चा है और 29 में भाषाई अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, सोवियत संघ के द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह विश्व में छोड़ा गया था 1957 ईस्वी में 4 अक्टूबर के दिन स्पुतनिक फर्स्ट के नाम से। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि जिस तरल में पृष्ठ तनाव का मात्रा ज्यादा होता है, पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, वह कम क्षेत्रफल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, और वर्षा की बूंदों में पृष्ठ तनाव ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण से वह कम क्षेत्रफल को ग्रहण करता है। इसके अलावा पारा की बूंदें भी होती है जिसपे पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह भी एक गोल के रूप में पाया जाता है, क्लियर। बारी इस तरह ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है, और ससंजक बल किसको कहते हैं, जब एक ही अणु से मिलकर बने हुए पदार्थ जो होते हैं, एक ही अणुओं के मिलने से जो पदार्थ बने हुए होते हैं और इसके बीच जो आकर्षण बल काम करता है उसे ही ससंजक बल कहा जाता है। श्यानता यानी विस्कोसिटी किसको कहेंगे, तो ये तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य सापेक्षित गति का विरोध होता है। यह केवल द्रव्य एवं गैस का गुण होता है तथा इसका कारण ससंजक बल होता है।
प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी किसको कहेंगे? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है और जैसे ही बल हटाया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। गुरुत्व किसको कहेंगे? तो ग्रेविटी यानी पृथ्वी का आकर्षण बल होता है जो दो पिंडों के बीच काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित होता है? पीसीवी। पीसीवी का मतलब होता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। यह यूसो रोग सर्वप्रथम जापान में 1968 ईस्वी में देखने को मिला था, जो पीसीबी यानी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल के कारण हो जाता है। यह राइस ब्राउन तेल जो होता है उसके उपभोग से जापान के उत्तरी कीशु द्वीप में फैल गया था। इसी राइस ब्राउन तेल के पीसीबी में दूषित होने के कारण यह रोग सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर होता है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए किया गया व्यापार जो है उसी को विदेशी मुद्रा दर कहा जाता है। विदेशी विनिमय दर निर्धारित करने के 3 सिद्धांत होते हैं। स्वर्ण समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत और मांग पूर्ति सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया भाई? तो इसका कारण था कि कैबिनेट मिशन ने लीग का जो प्रस्ताव पहले था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग रखा था, लेकिन कैबिनेट मिशन ने इसे ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन जब आया 1946 ईस्वी में तो इसे पाकिस्तान के मांग को ठुकरा दिया और इसके बाद अंतरिम सरकार में शामिल होने के प्रश्न पर कांग्रेस तथा लीग में विवाद हो गया। अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान देश नहीं बनेगा तो मुस्लिम लीग क्रोधित हो गया और मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों के बीच लीग में कांग्रेस तथा लीग में विवाद हो गया और कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया लीग के द्वारा, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा। क्लियर? क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना तो पाकिस्तान के मांग को ठुकरा दिया था, इसलिए कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। और जब नेहरू ने अंतरिम सरकार के गठन की मंजूरी प्रदान कर दी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऐसे स्थिति में निराश हो गया जिन्ना और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित कर दिया। और इस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो मनाया ही गया, साथ में नारा भी दिया गया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा हुआ है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया, उस दिन क्या नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? तो लड़कर लेंगे पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? तो समताप मंडल का भाग जो नहीं है, पहले समताप मंडल के बारे में जानेंगे। तो समताप मंडल हमारे पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल के ऊपरी क्रम में दूसरा क्रम के रूप में आता है। वायुमंडल के 5 परत होते हैं। सबसे नीचे का परत होता है जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। दूसरा जो ऊपर वाला मंडल होता है वह होता है समताप मंडल। इसके ऊपर जो होता है वह होता है मध्य मंडल। क्लियर? इसके ऊपर जो होता है वह होता है आयन मंडल। क्लियर? और सबसे ऊपर जो होता है वह होता है बहिर्मंडल। क्लियर? ये 5 परत पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी से नीचे की ऊपर की ओर। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मीजोस्फेयर, आयन मंडल आइनोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर के रूप में होता है। तो समताप मंडल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा। समताप मंडल जो होता है वो मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में होता है, तो जाहिर सी बात है मध्य मंडल से भी रिलेशन इसका होगा, क्षोभ मंडल से भी रिलेशन होगा। समताप मंडल जो होता है इसका ऊंचाई औसतन 50 किलोमीटर तक पृथ्वी के धरातल से माना जाता है। इस मंडल में मौसम परिवर्तन संबंधी किसी भी प्रकार का घटना नहीं घटित होता है, इसे शांत मंडल कहा जाता है और वायुयान के उड़ान के लिए यह मंडल काफी उपयुक्त मंडल होता है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के साथ क्षोभ सीमा के साथ अलग होता है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर की संक्रमण पट्टी पाई जाती है। इस पट्टी को कहा जाता है ट्रोपोपाउज यानी क्षोभ सीमा, जिसके द्वारा समताप मंडल क्षोभ मंडल को अलग कर देता है। और मध्य मंडल जो होता है उससे समताप मंडल एक संकीर्ण या संक्रमण पट्टी से अलग होता है, जिसे समताप सीमा यानी स्ट्रेटोपाउज कहा जाता है। इसके द्वारा यह मध्य मंडल से अलग होता है। तो किसी न किसी रूप में समताप मंडल मध्य मंडल से भी और क्षोभ मंडल से भी रिलेशन रखता है। क्लियर? और समताप मंडल तो स्वयं है ही
तो ताप मंडल जो ऑप्शन नंबर सी में है वह समताप मंडल का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिन तक? तो 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है बस, और रोक भी लगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको जरा समझिए कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। धन विधेयक कहते किसको है, कैसे परिभाषित किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है, इसे लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित करेंगे, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110110 में किया गया है। धन विधेयक को पहली बार राष्ट्रपति की अनुमति जब मिल जाएगा, यानी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और जब राष्ट्रपति की अनुमति धन विधेयक पर मिल जाता है तो उसके तुरंत सबसे पहली बार ये लोकसभा में जाता है। यही कारण है कि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। क्लियर? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। लोकसभा से जब धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा तो केवल सिफारिश कर सकता है कि ये चीज लागू कीजिए, वो चीज लागू कीजिए, ये गलत है, वो सही है, इतना तक कह सकता है राज्यसभा। लेकिन इस बात को मानना या ना मानना लोकसभा को बाध्यकारी नहीं होता है। लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है धन विधेयक को लेकर। अगर 14 दिन के भीतर उसे पारित नहीं किया राज्यसभा, तब पर भी राज्यसभा से उसे पारित ही समझा जाता है। अर्थात धन विधेयक को राज्यसभा न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसे संशोधन कर सकती है। धन विधेयक के विशेष प्रावधान की चर्चा की बात करें, यानी कहा धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा, पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 109 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? वो बल आघूर्ण का सिद्धांत होता है। क्यों? क्योंकि किसी सहतीर का संतुलन इसके दोनों किनारों के बल आघूर्ण के बराबर होता है। बल आघूर्ण बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। बल आघूर्ण 3 राशियों पर निर्भर करता है। पहला है बल के परिमाण पर, दूसरा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी पर, और तीसरा बल और अक्ष के बीच का कोण पर। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है और इसकी बीमा mL2T-2 होता है। क्लियर? बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल बाहु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, वह वर्णक यानी वह पिगमेंट कैरोटीनॉइड होता है। यह कैरोटीनॉइड जो होता है वो कई पौधे, कवक, बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित पीले, नारंगी या लाल रंग के वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग के लिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और वे पर्णहरित को यानी क्लोरोफिल को प्रकाश क्षति से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था? तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 से 320 ईस्वी में एक संवत चलाया, उसे गुप्त संवत कहा गया था। यह गुप्त वंशीय शासक था। इस संवत को यानी गुप्त संवत को गुप्त प्रकाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किसे कहा जाता है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास से संबंधित होता है। भूरी क्रांति का विकास जो हुआ था 1960 से 70 के दशक के बीच हुआ था। और ध्यान रखिएगा, भूरी क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मात्र एक बार संशोधित किया गया है, वो भी 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, यानी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। वही एक बार 1976 ईस्वी में 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत। क्लियर? और इसमें इस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष तथा एकता एवं अखंडता जैसे शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्राका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंद्राका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो ओडिशा के कटक राज्य में स्थित है। चंद्राका वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1974 ईस्वी में वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस के तहत 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसे हाथी रिजर्व के रूप में 1982 ईस्वी में दर्जा दिया गया था। दिसंबर 1982 ईस्वी में हाथी रिजर्व के रूप में चंद्राका वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में 8 मई को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्व रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट थे। हेनरी ड्यूनांट ने विश्व रेड क्रॉस की स्थापना 1963 ईस्वी में किया था और हेनरी ड्यूनांट का जन्म दिवस जो है वो 8 मई को आता है।
इसी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में विश्व दूरसंचार दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है, और विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो फ्लोरीन जो होता है वो हैलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो बना हुआ है उसमें कुल आवर्तों की संख्या है 18 और वर्गों की संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को माना जाता है, जिन्होंने आवर्त सारणी को 1913 ईस्वी में बनाया था। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें जो आवर्त है, 17वें जो समूह है उसी को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। क्लियर, 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और फ्लोरीन उस हैलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वियोजन जो ऊर्जा होती है वो वियोजन ऊर्जा किसको कहेंगे? तो आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो यही ऊर्जा जो होता है उसका सबसे कम होता है तथा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता पाया जाता है, यानी दूसरे के इलेक्ट्रॉन से संबंध बनाने की क्षमता ज्यादा रखता है, जिसके कारण से यह ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन तथा आर्गन को छोड़कर सभी तत्वों से सीधे संयोग कर लेता है। फ्लोरीन जो होता है वो समूह के 17 समूह के दूसरे आवर्त का तत्व होता है, जिसकी परमाणु संख्या 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान समय में बिहार क्षेत्र में स्थित है? तो 3 वर्तमान समय में बिहार क्षेत्र में कुल 16 महाजनपदों में से वर्तमान समय में 3 महाजनपद बिहार में है। ध्यान दीजिएगा, ये 16 महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ था, इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ नियुक्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद, जिसमें से अंग, मगध और बज्जी, ये तीनों महाजनपद जो है वो बिहार के क्षेत्र में स्थित है। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। मगध जिसकी राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी, जो वर्तमान बिहार के पटना और गया जिला तथा नालंदा जिला में स्थित है। बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी, जो वर्तमान बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास थी। क्लियर, वर्तमान समय में आसपास है वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो 1329 से 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का, सल्तनत काल में तुगलक वंश का शासक था, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, योजना बनाया था, लेकिन सभी योजना असफल रहा था। उसी में से सांकेतिक मुद्रा है, जिसका प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो बाजार में फैले हुए सोने के सिक्के को राजकोष में लाने हेतु नियम को लागू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया अन्य योजना में से द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि जो 1326 से 27 में किया, राजधानी परिवर्तन 1326-27 में किया गया, और खुरासान तथा कराची का अभियान भी 1327 और 28 ईस्वी में किया गया था। क्लियर, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नवीन कृषि विभाग की स्थापना किया था, अमीर ए कोही के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान या सनकी सुल्तान या रक्त पिपासु सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इनके मृत्यु के उपरांत बदायूनी ने कहा कि लोगों को जनता से और जनता को लोगों को राजा से और राजा को लोगों से मुक्ति मिल गई। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी आधारित संरचना, जो प्राइवेट आधारित संरचना है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो होती है, प्राइवेट संस्था जो होती है, प्राइवेट व्यक्ति जो होते हैं, वो प्रतिफल जो होता है, जो इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लग जाता है, इस कारण से इसका निर्माण करने में रुचि या इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इसलिए जैसे कोई अगर किसी भी प्रकार का फंड आया है, किसी प्रकार का ठेका आया, सरकारी ठेका आया, तो सबसे पहले अपना पैसा उसमें लगाना पड़ता है, और अपना पैसा लगाने के उपरांत उसको सब चीज दिखाइए, उसके उपरांत वह पैसा लंबे समय के बाद आता है। इस कारण से निजी आधारित संरचना जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। भारतीय संविधान में वैसे तो आपातकाल की व्यवस्था 3 प्रकार की गई है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राजकीय आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 में, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल 360 ईस्वी में किस स्थिति में लगाया जाता है?
अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई क्षेत्र या फिर पूरे देश में अर्थनैतिक मंदी बहुत नीचे तक चली गई है, या फिर सरकार के पास काम चलाने को धनराशि नहीं है, अथवा कहीं से लाने का साधन भी नहीं है, या फिर ऐसी कोई आर्थिक दुर्व्यवस्था है, तब वो देश या प्रदेश में इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके, यानी 360 अनुच्छेद का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल को लागू कर देते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा संसद में 2 माह के भीतर अनुमोदन होना बड़ा जरूरी होता है, और अगर 2 माह के भीतर अगर अनुमोदन हो गया तो अगले अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा वापस न ले लिया जाए। क्लियर। नेक्स्ट, अभी तक वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया जाए तो भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर कौन सा होता है? तो डाई मेथिल ईथर जो होता है। अच्छा, एथिल एल्कोहल का आइसोमर मतलब डाई मेथिल ईथर होता है। आइसोमर यानी समावयवी किसको कहते हैं समझिएगा। जिन यौगिकों के अणुसूत्र तो समान है किंतु उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, उसे ही समावयवी कहा जाता है तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। एथिल अल्कोहल का आइसोमर जो होता है वो डाई मेथिल ईथर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने का मतलब डाई मेथिल ईथर और एथिल अल्कोहल दोनों का सामान्य सूत्र, रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो सवई राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी, जिसके अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? वो पाल काल का बौद्ध विहार की प्राप्ति नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन में पाल वंश का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। महिपाल प्रथम 988 से 1038 ईस्वी को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल प्रथम ने नालंदा में एक मंदिर निर्माण करवाया था, जिसका अभिलेख गया यानी कुर्तिहार से प्राप्त हुआ है, और यही खनन जो हुआ है नालंदा में तो महिपाल प्रथम के बारे में ही जानकारी मिलती है। पाल वंश का बौद्ध विहार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अन्य नाम क्या होता है? तो म्यूरिएटिक एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अन्य नाम होता है म्यूरिएटिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड, जठर रस। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। गैलिक एसिड की बात करेंगे तो गैलिक एसिड जो होता है इसका IUPAC नाम होता है 3,4,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के रूप में इसे जाना जाता है। इसे फेनोलिक एसिड के नाम से भी वर्गीकृत किया गया है। पिक्रिक एसिड की बात करें तो यह एक कार्बनिक यौगिक है और इसका IUPAC नाम जो होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या TNP के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है इसका पूरा रूप। डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा रूप होता है। अब इस डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या होता है? तो यह इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उसका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो यह एक प्रोग्राम का समूह होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ अ प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना, सॉफ्टवेयर और डेटा के अवैध प्रोग्राम से प्रयोग से सुरक्षित रखना तथा इसकी चेतावनी देना, स्टोरेज और मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, ये सभी कार्य होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ले लेते हैं, जैसे एंड्रॉइड OS या मोबाइल के लिए यूज किया जाता है, यूनिक्स, लाइनक्स, एक्जेनिक्स, एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल क्रोम OS, ये सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नासिरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? 1394 ईस्वी में सल्तनत काल के शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था और उसे सुल्तान उस सर्क की उपाधि भी प्रदान की थी। तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। लिम्नोलॉजी में तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन किया जाता है।
हर्पिटोलॉजी में उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है और मैलाकोलॉजी में मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में पेटीएम ने रुपे, यहाँ पर सुधार करेंगे, पेटीएम ने रुपे पर पेटीएम एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड और किसके बीच साझेदारी की है? तो एनपीसीआई और एसबीआई कार्ड के बीच एक साझेदारी हुई है जिसके तहत पेटीएम ने रुपे पर पेटीएम एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। यह पेटीएम और एसबीआई द्वारा जारी किया गया कोई ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और यह रुपे नेटवर्क के द्वारा संचालित है। ध्यान रखिएगा, इसे रखने वाले कार्ड धारक पेटीएम मोबाइल ऐप के जरिए लेनदेन पर कैशबैक कमा सकते हैं। इससे मिले कैशबैक की दरें मूवी और यात्रा टिकट पर 3%, पेटीएम ऐप और अन्य सभी खरीदारों पर 2% और कहीं और खर्च करना है तो उस पर 1% की छूट मिलेगी, कैशबैक मिलेगा। कार्ड 2 प्रकार में उपलब्ध है। यह कार्ड जो है एसबीआई कार्ड जो है वह 2 प्रकार से उपलब्ध है, एक प्लैटिनम और दूसरा क्लासिक। क्लियर, एक प्लैटिनम और दूसरा क्लासिक पेटीएम एसबीआई कार्ड है। क्लासिक संस्करण का वार्षिक शुल्क नहीं देना होता है जबकि प्लैटिनम संस्करण का वार्षिक शुल्क 500 रुपए देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली के पूर्वानुमान के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर कितनी रही है? तो 6.2% रही है। 18 मई 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 6.2% बढ़ने की संभावना है। इस रिपोर्ट का शीर्षक एशिया इकोनॉमिक्स द व्यू पॉइंट एड्रेसिंग द पुशबैक टू अवर कंस्ट्रक्टिव व्यू है। मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट ने घोषणा की है कि भारत के 2023 में 5.8% तथा 2024 में 6.7% रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A.K. जैन को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने पूर्व कोयला सचिव A.K. जैन को मई 2023 में नया PNGRB अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। A.K. जैन मध्य प्रदेश कैडर में 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो 31 अक्टूबर 2022 को कोयला सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। PNGRB यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो है वह एक भारतीय संसद के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। मनोज सोनी जो ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रवीण सूद की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको एसबीआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बाघशीर का समुद्री प्रशिक्षण शुरू हुआ है। यह किसके द्वारा बनवाया गया है? ध्यान दीजिएगा, यह जो बनवाया गया है वो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा यह बनवाया गया है। भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बाघशीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। बाघशीर इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद भारतीय नौसेना को 2024 में डिलीवरी के लिए निर्धारित की गई है। बाघशीर की बात करें तो यह एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक कलवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। इसे 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था और इसकी रेंज 8 समुद्री मील पर 6500 समुद्री मील है। साथ ही 18 टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल से यह लैस है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए कितना अच्छा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या हम उस लेवल के अनुसार क्वेश्चन दे पा रहे हैं जो लेवल आपको एग्जाम के लिए चाहिए? तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ऐसा लगता है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यह क्वेश्चन यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा और केसरिया कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाइएगा ताकि हम इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए बेहतर तरीके से पेश कर सके। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।